नेक्स्ट इज ओशंस। ओशंस तो याद रखेंगे दे आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। 5 सागर हैं। तो पहला जो है फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन, और इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ओशन in the world. Pacific Ocean is the largest ocean in the world, and it occupies almost 35% of Earth's surface. Occupies 35% of the Earth's surface. सेकंड नंबर पर जो है दैट इज अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बाद जो दूसरा नंबर है दैट इज अटलांटिक ओशन। इसका तीसरा है इंडियन ओशन। चौथा है आर्कटिक ओशन। और पांचवा है अंटार्कटिक। पांचवा है अंटार्कटिक ओशन। ये अंटार्कटिक ओशन जो है वो पांचवा ओशन है। अब कुछ जो माउंटेन पीक्स मैंने आपको कल बता दी थी कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इज K2। जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ऐसी कुछ माउंटेन रेंजेस हैं कुछ कॉन्टिनेंट्स में जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे एल्प्स जो है, एल्प्स माउंटेन रेंज। पहला है एल्प्स माउंटेन रेंज, तो किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप। फिर इसके बाद आता है एंडीज। एंडीज आता है साउथ अमेरिका। फिर इसका आता है रॉकीज। तो रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका। और काराकोरम रेंज। तो जो काराकोरम रेंज है इट इज इन लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, स्थित है। इसके बाद अब हम वर्ल्ड लेक के बारे में बात करें। वर्ल्ड्स लेक के बारे में बात करते हैं। कल जो हमने बात की थी वो इंडियन लेक्स के बारे में बात की थी। लेक्स एंड लोकेशन। तो पहली लेक है दैट इज कैस्पियन। इसको कैस्पियन सी भी कह देते हैं, और या कैस्पियन लेक भी कह देते हैं। और जो कैस्पियन लेक है सी है इट इज लोकेटेड इन ईरान। ईरान कंट्री में लोकेटेड है।
नेक्स्ट इज सुपीरियर। सुपीरियर लेक, तो जो सुपीरियर लेक है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सुपीरियर लेक जो है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज लोकेटेड इन यूएसए, कनाडा। यूएसए और कनाडा के बाउंड्री पर ये सुपीरियर लेक स्थित है। एंड इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। नेक्स्ट इज विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन कीनिया एंड तंजानिया। बॉर्डर ऑफ कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर है। कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर विक्टोरिया लेक है। नेक्स्ट उसके बाद है बैकल लेक। तो बैकल लेक इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। सबसे गहरी झील है ये। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, बैकल लेक, एंड इट इज लोकेटेड इन द रशिया कंट्री। ये रशिया कंट्री में लोकेट है, स्थित है। नेक्स्ट इज टिटिकाका। टिटिकाका लेक, इट इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ऊंचाई पर ये लेक है। सबसे ऊंचाई पर झील है टिटिकाका लेक। इट इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में स्थित है ये। क्लियर है कि सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है अगर आपकी। विक्टोरिया फॉल इज अनदर थिंग एंड विक्टोरिया लेक इज अनदर थिंग। विक्टोरिया फॉल्स और विक्टोरिया लेक दोनों अलग अलग हैं। ये जब वाटरफॉल है, ऐसे तो बहुत सारी लेक्स हैं, ऐसे कैस्पियन से लेक से भी निकलती है। तो अगर आपने विक्टोरिया फॉल्स की बात करी, विक्टोरिया फॉल्स नहीं, विक्टोरिया लेक से जो निकलती है वो नील रिवर निकलती है, नील नदी निकलती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है ये। कोई इसको नील नदी बोलता है, कोई इसको व्हाइट नील नदी बोलता है, तो आप उस पे ना जाके सिर्फ इतना ही समझें इसके बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कैनल्स, या फिर नहरें जिन्हें कहा जाता है। तो तीन जो कैनल्स हैं, नहरें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज पनामा। जो पनामा नहर है, इट लिंक्स द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन। ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन, पैसिफिक महासागर और अटलांटिक महासागर को मिलाती है।
इट लिंक्स द पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है पनामा कैनाल। फिर उसके बाद दूसरी जो कैनल है, नहर है, दैट इज सूज कैनल, सूज कनाल, या फिर स्वेज भी कहा जाता है। इट लिंक्स द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी। लाल सागर और मेडिटेरियन सागर को मिलाकर जो रास्ता बनता है वो स्वेज कनाल बनाती है। स्वेज नहर बनाती है। फिर नेक्स्ट इज कील कैनल। जो कील कैनल है, इट लिंक्स द बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। इट लिंक्स द बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी पोर्ट। बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर को जो जोड़ती है वो कील कैनाल, कील नहर जोड़ती है। और ये जनरली जर्मनी में है। इट इज लोकेटेड इन जर्मनी। और जो इससे पहले की जो स्वेज थी, स्वेज कैनल जो है, इट इज लोकेटेड इन इजिप्ट। स्वेज नहर जो है वो इजिप्ट में स्थित है। और पैनामा कैनाल जो है वो आप लोग लिख लेंगे साथ साथ। जो पैनामा कैनाल है, पैनामा नहर है, इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। वो सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है। स्वेज नहर या स्वेज कैनाल है, इट इज लोकेटेड इन इजिप्ट। और जो कील कैनाल है, कील नहर है, इट इज लोकेटेड इन जर्मनी। तो ये जर्मनी में स्थित है। तो मैंने रिवर सिस्टम आपको बताया था अपना। आज का मैंने जो सुबह कल और आज जो कंप्लीट किया है वो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कंप्लीट किया था। तो कुछ नदियां जो विश्व की कुछ नदियां जो पेपर में पूछी जाती हैं कि ये नदी कहाँ पर बहती है और कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं उससे स्टार्ट करूंगा। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नील। नील नदी है जो सबसे लंबी है। इट इज इन इजिप्ट, अफ्रीका। इट फ्लोज इन अफ्रीका। फिर उसके बाद आती है अमेजन नदी, अमेजन रिवर। ये ब्राजील। याद रखेंगे ब्राजील इट इज ए कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है अमेजन। फिर इसके आती है मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो है ये यूएसए में आती है, यूएसए में बहती है। फिर उसके बाद है हवांग हो। हवांग हो इन चाइना। फिर उसके बाद आता है कांगो, कांगो रिवर जायरे अफ्रीका में।
हाँ, मैं बता रहा हूँ जो वो जो मैंने आपको लिखाना था, तब मैं उसमें बताया था कि वन लाइनर या वन वर्ड वाला। तो हवांगो हो जो है, इट इज द इट इज कॉल्ड एज द सोरो ऑफ चाइना। इसे चाइना का शोक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो नदी बहती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मुर्रे रिवर। तो मुर्रे रिवर फ्लोज इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, कॉन्गो रिवर इट इज इन जायरे अफ्रीका। ZAIRE, जायरे अफ्रीका में बहती है कॉन्गो रिवर। हाँ जी, मेरे को ऑस्ट्रेलिया से याद आया, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। जब मैंने आपको कॉन्टिनेंट बता रहा था, तो उसमें दो तीन क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं कि विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डेजर्ट कॉन्टिनेंट। तो बात याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया को डेजर्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मॉइस्चर है। मैं भूल गया था, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिका के बारे में। इट इज ए डेजर्ट कॉन्टिनेंट। इसको मरुस्थलीय महाद्वीप भी कहा जाता है। लिख लेंगे आप लोग ये, मैं भूल गया था। एंड वाई इट इज कॉल्ड एज डेजर्ट कॉन्टिनेंट, मैं इसके पीछे भी रीजन बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप पूछ भी सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूकलिप्टस जो है, सफेदे के पेड़ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये डेजर्ट कॉन्टिनेंट है, जिसकी वजह से ये यूकलिप्टस जो ट्री है, यूकलिप्टस पेड़ जो है, उसकी एक विशेषता होती है कि ये जहाँ पर भी लगाया जाता है वहाँ पर उसका जो पानी है वो सोख लेता है। तो इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सबसे ज़्यादा यूकलिप्टस पाए जाते हैं, सफेदे के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको डेजर्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आगे अब आपको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर इज इन रशिया। नेक्स्ट इज दान्यूब। तो दान्यूब रिवर इज इन इट एक्चुअली जो दान्यूब रिवर इट फ्लोज इन 8 कंट्रीज। तो आप इसको जो याद रखेंगे, इट इज ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया में ही स्थित है। दान्यूब इज इन ऑस्ट्रिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड विद सम ट्रिक्स, क्योंकि आज जो है वो आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे सिंपल जो है दो क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन पहले करेंगे। पेपर जो पूछा जाता है सोलर सिस्टम, हम लोग कल करेंगे। दैट इज रिलेटेड विद द क्रॉप्स। क्रॉप से रिलेटेड है, रबी और खरीफ की फसल। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को आप लोग की अटेंशन भी चाहिए। आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके साथ साथ जो मैं पूछूंगा वो बताएंगे आप। मेरे को आप बताएंगे जो गेहूं है, जो गेहूं क्रॉप है, वो किस महीने बीजी जाती है और किस महीने काटी जाती है। मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि जो गेहूं है, व्हेन इट इज हार्वेस्टेड,
एक एक करके, जल्दी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इट व्हेन इट इज हार्वेस्टेड एंड व्हेन इट इज सोन। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं ट्रिक्स हैं, इसमें ट्रिक्स से आप समझ जाएंगे। जो गेहूं है ये कब काटी जाती है? जी हाँ, अप्रैल में। हार्वेस्टेड का मतलब होता है कटाना, कटाई। सोन का मतलब होता है बिजाई, तो ये नवंबर में, नवंबर में। तो ये क्वेश्चन आपको लोगों को पता है कि गेहूं की बिजाई कब होती है और कटाई कब होती है। ऐसे ही अगर मैं आपको पूछूं, मक्का, मक्का या मक्की कब काटी जाती है? व्हेन इट इज हार्वेस्टेड। जी हाँ, सितंबर में, सितंबर में काटी जाती है। एंड व्हेन इट इज सोन, बीजी कब जाती है? इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। हाँ, जून एंड में। हाँ, ये इतना आपको पता लगेगा अगर ऑप्शंस में आपको जून दिया है या जुलाई दिया है। तो जो पेपर है, पेपर में क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं पूछा जाता है आपसे कि मक्का कब काटी और बोई जाती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ कब बोई और कब काटी जाती है, गेहूं कब और कब बोई और कब काटी जाती है। तो हमें जो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस टाइम समय पे हमें क्वेश्चन होता है कि कौन सी फसल जो है, विच क्रॉप इज नोन एज रबी क्रॉप एंड विच क्रॉप इज नोन एज खरीफ क्रॉप, हमें ये नहीं पता लगता है। लेकिन हमें ये पता है कि गेहूं कब और काटी जाती है। तो इसके लिए सबसे सिंपल जो ट्रिक है, दैट इज गेहूं जो है, इट इज ए रबी क्रॉप, और जो मक्का जो है, इट इज ए खरीफ क्रॉप, ये खरीफ फसल है। अब आप कैसे याद रखेंगे इसको, क्या ट्रिक मैंने बनाई है इसकी? पहले ये लिख लें आप, ये गेहूं रबी अप्रैल नवंबर और मक्का खरीफ सितंबर जून। मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करता हूँ। हाँ, ये लिख लें कि गेहूं जो होती है रबी रबी की फसल होती है, मक्का जो होती है खरीफ की फसल होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें गेहूं, गेहूं को मैंने बताया है ये है रबी की फसल। और दूसरा है मक्का, जो है वो है खरीफ की फसल। तो जो गेहूं है, इसके शब्द कितने हैं कुल? दो। एक घ और दूसरा ह, हूं, जो दो शब्द हैं। ऐसे ही रबी में कितने शब्द हैं? दो। एक र और दूसरा ब, बी, तो रबी। तो दो दो शब्द जो हैं, वो उस हिसाब से जो क्रॉप है वो उसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। बाकी हार्वेस्टेड और सोन आपको पता ही है। ऐसी जो मक्का है, इसमें कितने शब्द हैं? एक, दो और तीन, तीन शब्द हैं। ऐसे ही खरीफ में कितने हैं? एक, र दो, ख एक, र दो और फ तीन, तो तीन शब्द हैं। तो ये जो तीन तीन शब्द हैं, ये कौन से हैं? मक्का की खरीफ के। तो ये ट्रिक मैंने बनाई थी, मेरे को कन्फ्यूजन जब भी मैं भी पढ़ता था, तो उस समय कन्फ्यूजन होती थी एग्जाम में। लेकिन ये क्या है, इससे आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी, और आपको ये याद रखना है भी गेहूं कब बोई और कब काटी जाती है। वही गेहूं से आप समझेंगे कि इट इज ए रबी। थैंक यू सचिन। सचिन, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, नहीं तो ट्रिक्स मैंने बहुत सारी बताई हैं आपको, जैसे बचपन में भूल रखू भाई। सचिन, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अब आपको कैसा लग रहा है। जैसे आपने फर्स्ट डे बोला था कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। आपको हाँ समझ ठीक में है आ सर, रहा ऐसे है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ तो आ रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तभी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस पेशेंस बनाए रखें आप। अभी आपको तीसरा दिन हुआ है, 2 दिन और अभी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, और आप कोई भी एग्जाम देने के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे विद इन 7 डेज।
कि आपको कॉन्फिडेंस इतना बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें 2 दिन अभी और, तो आपको सब कुछ लग जाएगा पता, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं है। नहीं तो सर, it's not a matter of patience, sir. Actually, it was a matter of timing, which was discussed. So हाँ जी, I put my concern and चलो ठीक है जो भी हाँ, है। हाँ, हाँ, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। समटाइम्स बी पेशेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपको, पेशेंस इन द सेंस कि समटाइम्स वी वांट कि हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं इट शुड बी इन आवर माइंड, इट इज शुड बी इन आवर माइंड विद इन सेकंड्स। तो कोई भी चीज जो है वो बड़ी जल्दी नहीं आती है। एटलीस्ट यू हैव टू रीड एटलीस्ट फॉर 10 to 12 days। जो अगर हमने ये विद इन 7 days हम क्रैश कोर्स कंप्लीट भी कर रहे हैं, तो इसको आपको रिपीटेटिव टाइम में इसको बार बार पढ़ेंगे, आप याद करेंगे, तभी आपको समझ आएगा। हाँ, जो कुछ चीजें हैं जैसे ये मैंने गेहूं रबी या रक्कू भाई, आपने थोड़ा सा लेट किया था उस दिन, मुझे लगता है कि आप उस क्लास में नहीं थे। जो मैंने ट्रिक्स और भी बताई हैं रक्कू भाई वगैरह की, जब बचपन में भूल, तो वो जो ट्रिक्स बनाई हैं मैंने खुद बनाई हैं ट्रिक्स। इससे क्या चीजें मैंने जनरली आपके साथ मेरी कभी टॉक नहीं हुई ये ग्रुप में मेरे साथ, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, नहीं तो उससे पहले एक काउंसलिंग डे होता है, उसमें बताया जाता है कि जो जीके होती है, जीके इज वेरी वास्ट। जीके बहुत वास्ट है, आप कितनी चीजें पढ़ सकते हैं, कितनी नहीं पढ़ सकते हैं। इवन मेरे को भी बहुत साल हो गए हैं पढ़ाते हैं, मेरे को भी ऑलमोस्ट 9 to 10 years के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग का एक्सपीरियंस है। तो उसमें कभी क्या होता है मेरे माइंड से भी कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, मैं बता नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ। जैसे अभी आपके सामने हुआ, जैसे आप वो क्वेश्चन आ गया ऑस्ट्रेलिया का, तो मेरे को याद है कि मैंने आपको बताना भूल गया कि इट इज ऑल्सो नोन एज ए डेजर्ट कंटिनेंट। तो इट शुड बी इन योर माइंड कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको आप मैक्सिमम टाइम रिपीटेटिव टाइम में करेंगे आप, तो आपको याद समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो नेक्स्ट इज सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कब होता है और दूसरा है लूनर इक्लिप्स कब होता है। सोलर इक्लिप्स कब होता है और लूनर इक्लिप्स कब होता है। तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि जनरली जो मून सन और अर्थ के बीच में आता है, तो उसको इट इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। एक तरफ सन है और एक तरफ अर्थ है, अगर बीच में मून अगर आता है तो इट इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। जी हाँ, सोलर इक्लिप्स जो है जब मून अंदर आ जाता है, तो इट इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। दूसरा जो है दैट इज लूनर इक्लिप्स। तो लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। सन और मून के बीच में क्या आता है, अर्थ आ जाती है। अब इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाती थी जब मैं भी एग्जाम जब मैं पढ़ता था, तो आई मेड ए ट्रिक इन दैट। मैंने इसमें एक ट्रिक बनाई है, तो उस ट्रिक में आप याद रखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये एस और ई, सोलर इक्लिप्स अगर है तो एस और ई है इसमें, तो याद रखेंगे। मैंने तभी इस हिसाब से बनाया है, आपको रेड से शो किया है। सोलर और इक्लिप्स है, दोनों दो अलग अलग वर्ड हैं, तो बीच में जगह बची है सोलर और इक्लिप्स। ये सोलर एस और ई के बीच में जगह बची है, तो एस और बीच के बीच में जो जगह बची है दैट इज, वहां पे आप एम लिख सकते हैं, तो एस एम ई। यानी कि सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, मून बीच में आता है, तो ऑटोमेटिक जो दूसरा बचा है वो लूनर इक्लिप्स ही है, उसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो ट्रिक्स आती हैं
2 क्वेश्चन है, 2 में से एक टिक अगर आपको आती है तो आपको कोई चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। तो सोलर इक्लिप्स का याद रहेंगे, 2 अलग अलग वर्ड हैं, दोनों के बीच में जगह बची है, तो बीच में जो जगह बची होगी, ये हमें पता होता है सन मून अर्थ के बीच में ही इक्लिप्स बनाए जाते हैं, ग्रहण जो लगते हैं सन मून और अर्थ के बीच में होती है, लेकिन बीच में जो गैप है वहां पे हमने मून मून लिख देंगे, तो सन मून और अर्थ जो है इट कंप्राइजेस सोलर इक्लिप्स, उसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं हम लोग। आगे आपको ये समझ ट्रिक। चलो ठीक है। हाँ, अब मैं आपको जो फसल मैंने आपको क्रॉप बताई, तो उसमें जनरली मैं आपको बताना भूल गया, एक क्रॉप और होती है दैट इज नोन एज जायद क्रॉप। जायद फसल कहा जाता है उसे, जायद क्रॉप, जायद फसल कहा जाता है। तो इसके बारे में कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है भी जायद क्रॉप कब बोई और कब खाई और कब काटी जाती है। तो जो जायद क्रॉप होती है, नहीं, जायद क्रॉप में आप ये नहीं लिखेंगे मार्च अप्रैल, कुछ नहीं लिखेंगे ना, आप कंफ्यूज होंगे। सीधी सी बात है, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फसलें जायद क्रॉप होती हैं, जायद फसलें होती हैं, तो याद रखेंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाटरमेलन, तरबूज और खरबूज, खरबूजे जो होते हैं वो जायद क्रॉप या जायद फसल में गिनी जाती हैं उनको। वाटरमेलन इज नोन एज ए जायद क्रॉप। तो आप इतना सही याद रखेंगे आप। बाकी आपको याद करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर आप तो आप पूछ सकते हैं।